बुलाया, मेरे घर वालों को नहीं बुलाया, मेरे घर वालों को कॉल नहीं करी कि हम इसे जेल भेज रहे हैं और भेज क्यों रहे हैं ये भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। सिर्फ मकान के कागज ही मांगते रहे बार बार प्रॉपर तरीके से मकान के कागज दे दो। मैंने जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बहुत ही खतरनाक मामला, बहुत ही संगीन केस, बहुत ही संगीन जुर्म सामने आया है और इस जुर्म की जो हकीकत है, पीड़िता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताने जा रही है ब्रीफ में, मतलब निर्भया केस 2, निर्भया कांड 2। ये उस समय 2022 में मामला काफी सुर्खियों में छाया हुआ था और बजरंग दल आदि कई दलों को पुलिस ने बहकाकर पीछे हटा दिया। लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई इस मामले में संरक्षण को लेकर के। जो महिला पीड़िता थी वह हमारे सामने है। इनको जान से मारने की साजिश रची गई थी और किडनैपिंग हुई थी, दुष्कर्म हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म था। दिल्ली से ले जाकर यूपी में एक सुनसान इलाके में जाके इस वारदात को स्कॉर्पियो गाड़ी में किडनैपिंग की गई। ज्यादा जानकारी के लिए पीड़िता से बात करते हैं। पीड़िता हमारे सामने। जी सिस्टर, बताइए कि क्या वारदात थी, किस तरीके से आप मौत के मुंह से बच के निकले और कैसे अपराधियों के हाथ से निकल कर वापस जिंदगी को हासिल कर सके और अपने परिवार में पहुंचे। जी पहले तो सबसे मेरा नमस्कार। मेरी बहन से, भाइयों से, हिंदुस्तान से मैं एक बहुत ही गहरी आपको बात बताने जा रही हूँ आज, जिसको यकीन नहीं होगा किसी को भी। एक मौत के मुंह से मैं निकल के वापसी आई हूँ। जी, मैंने एक मकान लिया था कबीर नगर में, दुर्गापुरी। मकान मैंने लिया और उसमें कुछ किराएदार रहते थे, किराया भी टाइम से देते थे। यही सिस्टम 2 महीने तक, 3-4 महीने तक चला, किराया देते रहे। उसके बाद वो अपनी औकात से आए, बोले हम किराया नहीं देंगे। मैंने इसकी कंप्लेंट करी थाने में मैंने कंप्लेंट करी इसकी, और थाने में मैंने पुलिस बुलाई कि जी ये मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, बिजली काट दी है और रहने नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस तो आई पर पुलिस ने कुछ नहीं करा। मैंने पुलिस वालों से बोला कि आप इनको समझाओ कि कमरा खाली कर दें, तो बोलने लगे थाने चलो। मैंने कहा ये सारा सामान रखा हुआ है मेरा, तो इसमें मैं ताला लगा दूं पहले। मैं ताला लगाने लगी तो पुलिस उनके बदमाश इतने सारे आ गए कि ताला लगाने नहीं दिया। मेरे लड़के को मारा, मुझे मारा, मेरी और 2 सहेली थी उन्हें भी मारा। आपके ही मकान पर आपको मारा। मारने के बाद उन्होंने मेरे को ताला छीना और ताला अपने आप लगाया। मैंने पुलिस वाले से, मेरी सहेली ने बोला कि देखो आप वहाँ पे मार पिटाई हो रही है, दीदी को मार रहे हैं, आप जाके देखिए। पुलिस वाला कहता है थाने का, वेलकम थाने का, कि पहले 2-4 के सिर फटने दो फिर लेके चलेंगे। जी देखिएगा, समय समय पर कई शिकायतों में पुलिस वालों के ऐसे बयानबाजी सामने आती है कि पुलिस वाले इस तरीके से पीड़ित पक्ष को ही बोल देते हैं, ऐसा होता है। खैर जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है। पीड़िता जो है बहुत बड़ी समाज सेविका रह रही हैं, पहले से ही काफी काम उन्होंने लंबे समय तक समाज सेविका के रूप में किया। जी, ये मेरे कोर्ट के ऑर्डर हैं। जी, मुझे जेल भेज दिया गया, मेरे साथ गैंग रेप किया गया मुसलमानों के लड़के थे 5, कबीर नगर दुर्गापुरी के। पहला नाम था दीनू, जहीर, ढोलाऊ जहीर, शाहरुख, जावेद, औरंगजेब, जो शेरा के बाग का मालिक है। ये लोग इतने पैसे वाले थे कि ऐसे गैंग रेप मेरे साथ करा और इतनी ही बुरी तरह से इन्होंने मेरे साथ बारी बारी जो इन्होंने ऐसे गलत काम करा, बस मैं आपको बता नहीं सकती। गुप्त अंगों में रोड भी डाली और मेरे को जब मारने की पूरी साजिश इन्होंने रच ली थी, तो ये केस तूने वापसी क्यों नहीं लिया मकान का? मैंने बोला मैं केस नहीं लूंगी, मकान मेरा है, केस लड़ूंगी मैं पूरा, जो कोर्ट जिस हक में देगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं 16 तारीख को 10वां महीना 2022 में अपने भाई के घर गई थी, नंदग्राम गाजियाबाद। उसके जन्मदिन पे गई थी, उसका जन्मदिन बना के, और मैं फिर रात को करीब 9:30 बजे मैं आ रही थी, ऑटो में बैठने की तैयारी कर रही थी रोड पे।
ऑटो मिला नहीं। मैं थोड़ा और रोड पे चली गई देखने के लिए, तो ऑटो आया नहीं। 10-15 मिनट हो गए। जब भी एक स्कॉर्पियो आती है तो स्कॉर्पियो में तुरंत दीनू उतरता है और मेरे यहाँ पे बंदूक लगा के तुरंत गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में 2 लोग आगे थे, 2 लोग पीछे थे जी। और गाड़ी स्कॉर्पियो थी। गाड़ी के अंदर हरे रंग का पायदान था, घास वाला। और वो मुझे 16 तारीख को ले जाते हैं एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे मैंने जंगलों में एक टूअल देखा, पानी का टूअल, और उसके सामने एक कमरा था। उसी कमरे में मेरे को लेके गए। वहाँ मेरे हाथ पैर बांधे, मेरे साथ मारपिटाई करी कि तेरे को बोल रहे थे केस वापसी ले ले, कड़कड़डूमा में जो केस डाला है मकान का, उसे तूने वापसी नहीं लिया ना। अब तुझे बताएंगे कि मुसलमान क्या होते हैं। जी, ये अपराधी पीड़िता को यानी आपको पहले से जानते थे? जी। ये वही लोग थे ये मकान पर हमला करा था जिन लोगों ने? ये वही लोग थे सारे जिन्होंने मकान पे पहले हमला किया, मुझे मारा पीटा। कब्जा भी इन लोगों ने छीना मकान का। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इनके केस डाल रखा कड़कड़डूमा में इनके खिलाफ। वो मेरा केस चल रहा था मकान का। फिर ये लोग मेरे को सुनसान जगह पे जब लेके जाते हैं, ये लोग दुष्कर्म करते हैं और ये वहाँ से फिर चले जाते हैं रात में। समय का पता नहीं, रात बहुत थी। और सुबह को फिर जब इनकी गलती से इनका फोन मेरे पास आ गया है, खुल गया है। गलती से इनका फोन मेरे पास खुल गया है घर पे कबीर नगर में। बस ये मैंने सुना है। और क्या नाम है, फोन मेरा ढोलाई लेके गया था, लेकिन मैंने ये बात सुनी थी कि फोन खुल गया है गलती से। फोन लॉक होगा, फोन खुल गया। हाँ, अनलॉक हो गया। दीनू कह रहा इस बातों को छोड़ो और जल्दी चलो। फिर वे लोग चले गए वहाँ से। अपराध करने के बाद में, कैद में रखने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद, सारी हरकतें करने के बाद एक बार दोबारा ये सुबह पहुँचते हैं आपके पास जी, जहाँ आपको इन्होंने पटक रखा था जी। और अब जब 17 तारीख आती है सुबह की, तो ये लोग रात में आते हैं। रात में ही आए ये लोग। कमरे में कैद कर रखा था, हाथ पैर बांध रखे थे। अच्छा। और ये चिल्लाई नहीं इस दौरान? मुंह बांध रखा था, हाथ पैर बांधे हुए थे। मुंह में कुछ ठूस रखा था? कपड़े से मुंह बांध रखा था। हाँ, ठूस के मुंह में कपड़ा बांध रखा था मुंह। अब ये लोग 17 तारीख की रात में जब आते हैं, तो फिर वहीं पे 2 लेडीज और आती हैं, समीना और छोटी जी। समीना वही है जिससे मकान का विरोध चल रहा है, और उसी के बेटों ने ये काम किया है और उसके रिश्तेदारों ने। अब वहीं पर समीना आती है, मुझे मार पिटाई करती है। तुझे कहा था ना, तुझे समझाया था ना। तो मेरी कानों की चीजें उतारती है, हाथ की अंगूठी उतारती है, वजेब उतारती है, गले से चेन उतारती है और मुझे मारती पीटती है, छोटी और समीना। फिर वे लोग दोनों को बोलते हैं दीनू कि तुम जाओ, और उनके बेटे बोलते हैं तुम जाओ। वो चली जाती हैं और उसके बाद फिर वो गलत काम करके बोरे में हाथ बांधे, पैर बांध के बोरे में डालने लग रहे थे मुझको। जब तो इतने में दीनू कहता है कि ये रोड भी डाल दो इसको। जब मेरे पैर बंद गए थे तो वो रोड उन्होंने जैसे डाली है, बहुत गलत तरीके से उन्होंने जो डाली है, वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाई। तो इंजरी उसमें हुई नहीं, लेकिन ब्लीडिंग इतनी हुई कि 2 दिन तक ब्लीडिंग चलती रही, 3 दिन तक। अब मुझे ले जाके इन्होंने मुंह पे कपड़ा वपड़ा अच्छे से बांध के, हाथ पैर बांध के इन्होंने ले जा रहे थे मुझे जलाने। बोले थे खेतों में डाल के। इंसान को मतलब इतना दुष्कर्म, इतना पीड़ा देने के बाद में वो अब जिंदा जलाने की तैयारी करी थी। फिर मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के इन्होंने एक जंगल की तरफ को मुझे फेंका बोरी से। दूसरे ने बोला, जावेद ने बोला पेट्रोल रखा है उसमें। तो पेट्रोल उन्होंने निकाला। पेट्रोल निकालते ही गाड़ी से उतरे हुए लोग, तो एक लड़का बोलता है उसमें शाहरुख के पीछे से गश्त आ रही है। बस मैंने इतना सुना कि गश्त आ रही है, तो वो कह रहा चलो बैठो 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 जल्दी से, और वो गाड़ी में बैठे और तुरंत निकल गए। इस दौरान जब आपको लगा कि गश्त आ रही है, अपराधी डर के भाग रहे हैं, उस दौरान आपने मदद के लिए कोई आवाज निकालने की कोशिश करी, किसी प्रकार से?
मेरे हाथ पैर बंधे थे, मेरा मुंह बंधा हुआ था, बस मैं बोरी में हिले जा रही थी, बस जोर जोर से हिले जा रही थी कि मुझे इतना आहास हो गया था कि मुझे कहीं फेंक दिया इन्होंने। मैं हिल रही थी जोर जोर से, और बहुत हिलने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद कोई व्यक्ति मुझे हिलते हुए देख के कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे, और वो मुझसे बोला कौन है कौन है, और मैं और जोर जोर से हिलने लगी। उसने मेरी बोरी की गांठ खोली, मैं बोरी में से खिसक खिसक के थोड़ा सा ऊपर आई, और फिर ऊपर आने के बाद मैंने कैसे तैसे करके अपने हल्की सी आवाज उसको बोला कि मुझे छूना नहीं, क्योंकि मेरे अंदर रोड थी, अगर वो मुझे गलती से निकालता या छूता तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती। फिर उसने मदद के लिए लोगों को रोका, लोगों को। बहुत देर बाद वहाँ पे मदद के लिए लोग रुके, वहाँ पे बहुत सारे लोग रुके, गाड़ियाँ रुकी, और फिर क्या नाम है पुलिस को फोन किया गया। देखते देखते भीड़ जमा हो गई और लोगों ने आपकी मदद करने शुरू कर दी। फिर जब मैं बोरी से थोड़ा सा बाहर निकली थी, खाली मुंह बाहर निकाल रखा था, वो भी मुंह बंद था, और फिर पुलिस आई। पुलिस ने कहा जिंदा है कि मर गई, पुलिस ने ऐसे बोला, तो वो बोले नहीं लड़की जिंदा है, हिल रही है। बोले अच्छा। तो पुलिस ने मेरे मुंह पे से कपड़ा खोला, मेरा मुंह खोला सबसे पहले पुलिस ने, और फिर मैंने उन्हें बोला मेरे हाथ पैर खोल दो, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। उन्होंने मेरे हाथ और पैर अपनी गाड़ी में से एक छोटा चक्कू लाए, वो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बोला गाड़ी में रखा है, वो चक्कू लाकर उन्होंने मेरे हाथ खोले, फिर मेरे पैर खोले। पैर खोलने के बाद फिर मैंने उन्हें बोला भैया मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाना, बस मेरे को कुछ चुभ रहा है अंदर, बहुत जोर से चुभ रहा है कुछ, और ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, बेतुकी ब्लीडिंग हो रही थी। और मैंने बोला मुझे एक लेडीज कांस्टेबल बुला दो जिससे मैं कुछ कह सकूं। तो बोले ठीक है। उन्होंने एक लेडीज कांस्टेबल वहाँ पे आई, उसको मैंने बताया कि मेरे शरीर में कुछ लोहे जैसा है, रोड जैसा है। फिर वो मुझे उसने अपने साथियों को बताया, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में डाल के मेरे को सीधा एमएमजी ले गए। एमएमजी में जाने के बाद जब मुझे डॉक्टरों ने देखा, मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, डॉक्टरों ने मुझे देखते ही ये बोला इन्हें सीधा जीटीबी हॉस्पिटल ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। जी, क्या वहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं था? क्या आप यूपी के हॉस्पिटल में थे उस समय जहाँ पुलिस ले गई थी? यूपी का क्षेत्र आप बता रही हैं? जी, यूपी का हॉस्पिटल था, एमएमजी हॉस्पिटल था, मुझे वहाँ पुलिस ले गई थी। पर वहाँ पे डॉक्टरों ने जब मेरी हालत देखी, लेडीज डॉक्टर ने, उन्होंने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है केस, आप सीधा इसको बड़े हॉस्पिटल ले जाइए, जीटीबी ले जाइए या कहीं और ले जाइए, लेकिन जो उनका पास में लगता हो आप ले जाइए, बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। कितना किलोमीटर का दायरा है जीटीबी से वहाँ तक का, एमएमजी से यहाँ तक का अंदाजा है कुछ आपको? अंदाजा होगा, लगभग ऐसी बता रही हूँ, आधा घंटा के करीब रास्ता है। हाँ, आधे घंटे की दूरी लगती है गाड़ी से। हाँ, गाड़ी से, वैन से, ये एम्बुलेंस से। जी। मैंने वहाँ कुछ भी नहीं बोला, ना मैं बोलने की हालत में थी, लेकिन जब मैंने न्यूज सुनी अपनी कि पीड़िता ने ये बोला कि मुझे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में लेके जाओ, मैं क्यों बोलूंगी भाई, मैं तो अपना इलाज तुरंत कराना चाहती हूँ। उस टाइम पुलिस ने झूठ बोला पब्लिक को कि लड़की कह रही है हॉस्पिटल लेके जाओ जीटीबी। और मैं आपको एक सच्चाई और बताऊं, आज जीटीबी हॉस्पिटल की नर्सों को बदनाम करा गया, ये कह के कि ये एक नर्स है, नर्स ने ऐसा काम करा है, झूठी घटना को अंजाम दिया है। अच्छा। मैं ना वहाँ डॉक्टर हूँ, ना नर्स हूँ, ना सिस्टर हूँ, ना एनओ हूँ, ना मैं वार्ड बॉय हूँ, ना मैं कीपर हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ हॉस्पिटल में। लेकिन मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश पुलिस ने भी रची कि ये हॉस्पिटल में काम करती है, इसलिए इन्होंने हॉस्पिटल जाने के लिए जीटीबी के लिए हमें कहा। पुलिस ने अपनी तरफ से एक कहानी बनाई, अपनी तरफ से कहानी बनाई। फिर जब मुझे जीटीबी ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू करा, मुझसे सारी पूछताछ करी, मैंने जो मेरे साथ घटना हुई मैंने बताई। पुलिस मौके पे वहाँ पे आई, लेडीज पुलिस, मैंने उन्हें भी बताया कि मेरे साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म करा। और नंदग्राम के थाने के एसएचओ साहब ने, डीसीपी साहब ने ये बोला कि लड़की ने पहले बयान दिया कि 2 लड़के थे, बाद में बयान दिया 5 लड़के थे। मैंने भाई शुरू से ही 5 बताए,
जी, मैंने गलत नहीं बोला। चीज मैं जानना चाहूंगा, नामों की जानकारी आपको कैसे मिली? कुछ अपराधियों के आप नाम ले रहे हैं जो जी, उस समय मैं ये सारे अपराधियों से मेरा विरोध चल रहा है जब से ये मैंने मकान लिया है। अच्छा, ये पहले से ही मतलब ये मकान की ही रंजिश आपसे निकाल रही थी जी। कि डरा धमका के मकान छोड़ लें या इसको खत्म कर दें? हाँ जी। मकान की आप इकलौती मालिक हैं जी। और वो मकान अब अभी भी अपराधियों के कब्जे में ही है? अब तो अपराधियों के पास ही चला गया वो मकान। पुलिस ने ये मकान के बाद में आएंगे। अपनी आप जो है जी, हॉस्पिटल में मेरे को, हॉस्पिटल में जब मुझे ले गए, मुझसे नाम पूछे गए, वहाँ ने उन्हें नाम बताए। पहला नाम है दीनू, दूसरा नाम है ढोला, तीसरा शाहरुख, चौथा जावेद, पांचवा है औरंगजेब, जो कि मुझे उसी रूम पे मिला। जी जी। मैंने पांचों के नाम बताए और पुलिस ने जब भी मेरे पास लेडीज पुलिस आई या जेंट्स पुलिस वाले आए, सिर्फ एक ही बात पूछते थे, मकान के कागज कहाँ है। मतलब पीड़िता से कोई मतलब? पीड़िता से कोई मतलब नहीं। क्या घटना घट के आई है? क्या दुष्कर्म झेल के आई है? कैसे मौत के मुंह से निकल के आ रही है? जी, मैं कैसे मौत के मुंह से निकली हूँ, ऊपर वाले ने मेरे को ठीक रखना था मेरे बच्चों के लिए, इसलिए मैं बच गई। लेकिन कोई बात पुलिस वालों ने ऐसी नहीं कही। पीड़िता बच्चों-शुदा है, मतलब बच्चे वाली है। मैं सबसे जानना चाहूँगा, कितने बच्चे हैं पीड़िता के? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। शायद बच्चे टीनेजर हैं या माइनर एज में काउंट होते हैं? जी, मेरा बड़ा बेटा मान्यर है थोड़ा, और छोटे मेरे बेटा एक 16 साल का था, एक 14-15 साल का था। तो मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ ही रहते थे शुरू से। बच्चा शायद आप लगभग 18 साल का बता रहे हैं? हाँ, एक बड़ा बेटा मेरा 18 साल का था उस टाइम पे। लगभग माइनर चाइल्ड है, मतलब अभी बच्चे पूर्णतः बालिग नहीं है। जी जी। और शायद बच्चों के पिता भी नहीं है? पिता भी नहीं है पास में। जी। काफी लंबे समय से मैं अपने बच्चों को अपने आप ही पाल रही हूँ। 15 साल से 15 साल से अकेली परवरिश कर रही है। माँ है, पीड़िता है, समाज सेविका है, यहाँ तक कि दलित समाज से भी हैं। और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जरा सी जो जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो गुजर बसर कर रही थी, जिसके दम पर अपने बच्चों को रोटियों के निवाले खिला रही थी और खुद भी खा रही थी, और उनको साथ कैसी त्रासदी होती है, उनको किस दौर से गुजरना पड़ता है और पुलिस का क्या बिहेवियर रहता है, जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार वीडियो पे बने रहें। जी। फिर हॉस्पिटल में मेरे को कुछ भी नहीं बताया पुलिस वालों ने, कुछ भी नहीं कहा, बस मकान के कागज कहाँ है। मैंने कहा मकान के कागज मेरे पास हैं, मैं क्यों दूंगी। हॉस्पिटल में यहाँ मकान के कागज जो पूछते एडमिटिंग के टाइम में 2 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, कितने दिन हो गए थे आपको हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई थी 18 तारीख को सुबह, जीटीपी के अंदर, जीटीपी हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर पे मैं एडमिट थी। और मेरी छुट्टी हुई थी 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 10वां महीना 2022। आगे पुलिस का क्या आपके साथ में बिहेवियर रहा है इसके बाद में? जमीन के कागज पूछने पर पूरा फोकस था, उसके बाद क्या रहा? उसके बाद मुझसे बोलते थे क्या हुआ, कैसे ये घटना को अंजाम दिया तुमने। मैंने बोला मेरे साथ तो गलत हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ है। बोले तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा मैडम मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप ये डॉक्टर से पूछिए ना कितनी ब्लीडिंग हो रही है मुझे। ये जो महिला पुलिस कर्मी थी ये यहीं के आसपास के थे, जीटीपी हॉस्पिटल के आसपास के थे? मतलब कौन से क्षेत्र के थे? यूपी के थे? यूपी नंदग्राम थाना। अच्छा, नंदग्राम थाना की पुलिस जो है जीटीपी हॉस्पिटल आती है और वो आपको साबित करने की कोशिश कर रही है? जी ठीक है। मुझे 3-4 दिन में हॉस्पिटल में रही, मुझे यही नहीं पता था कि मेरे केस में क्या चल रहा है। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में? जी। डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में? जी। पुलिस की क्या दुर्व्यवहार रहा वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। जी। अपराधियों का संरक्षण करती हुई पुलिस नजर आती है। डॉक्यूमेंट की फाइल मेरे सामने पड़ी हुई है, फोटोग्राफ्स मैंने ले लिए हैं सारे, और काफी देर से इस मामले में डिस्कशन चल रहा है कि ये वीडियो कवरेज से पहले, मीडिया कवरेज से पहले 3-4 घंटे इस मामले में डिस्कशन चला है। एक एक चीज को जानने की, एक एक दाव पेज को समझने की कोशिश की गई कि कहाँ कैसे खेला गया है। और पीड़िता देखिए मौत के मुंह में से निकल कर आई है। उनके नाम चारों के नाम बहुत बड़ी बात है कि राह चलते लोगों ने वहाँ से इन्हें बचाने की कोशिश करी है, अंधेरे में दूर ले जाकर फेंक दिया, दिल्ली से किडनैप किया, सॉरी कहाँ से, नंदग्राम वहीं से किडनैप किया। जी। मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ, ये उस मकान के कागज हैं जो कोर्ट से ऑर्डर मिले हैं मुझे। जी जी जी। ये मकान मेरा ही था जिसपे मैंने जेल से आने के बाद फैसला कराया।
मकान के विरोध पे ही बताया गया था कि महिला कब्जा करने की कोशिश कर रही है अपने साथी के साथ। यदि ये मकान मेरा नहीं होता तो कैसे फैसला होता? ये मकान मेरा है तो फैसला हुआ है मेरा। जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा जेल जाना, ये जेल जाना कब हो गया, कैसे हो गया? ये हॉस्पिटल से मेरे को पुलिस वाले जेल लेके गए सीधा। कैसे, वो थोड़ा सा बताएंगे कि हॉस्पिटल से सीधा जेल ले गए? जी। कैसे, कहाँ से पावर आ गई, कहाँ से? जी मैं आपको, पुलिस ने किया ये कारनामा? जी यूपी पुलिस। जी देखिए, यूपी पुलिस कितनी ईमानदार है, कितनी बढ़िया है। दिखा रहे हैं आपको कि एक पीड़िता को जो मौत के मुंह में से निकल कर ये दुष्कर्म की शिकार हुई, लगातार किडनैपिंग में रही और अपने बच्चों से दूर रही, माइनर चिल्ड्रन से, और उसके बाद में पुलिस उसको सीधा हॉस्पिटल से बहाने से डिस्चार्ज करा लेती है। जी आगे। जी मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये उन 5 के नाम हैं जिन पे FIR दर्ज हो चुकी थी। जी। पुलिस ने मेरे को ये ला के दी थी रिपोर्ट के 5 के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद मैं को डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे। जी। मुझे डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे, GTB हॉस्पिटल वाले। तो मेरे पे एक पुलिस कर्मचारी सिंपल वर्दी में आई, जिनके बाल इतने थे, मुझसे कहने लगी आप हमें जानती हैं? मैं बोली नहीं। बोली हम NGO वाले हैं, हम NGO वाले हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, अभी क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं घर जाना चाहती हूँ। बोलने लगे कि ठीक है, डॉक्टर तो छुट्टी दे नहीं रहे हैं, घर कैसे जाओगी बताओ? आप डॉक्टर से बोलो कि डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दो। मैंने बोला डॉक्टर को बुला दीजिए, मैं बोल देती हूँ। डॉक्टर को बुला के लाई महिला पुलिस और बोलने लगी ये मैडम कुछ कहना चाहती हैं। और फिर वो आई, डॉक्टर कह रहे बेटा क्या बात है? मैंने बोला मुझे छुट्टी दे दो। बोले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी अभी। तो NGO वाली बन के आई और फिर मुझे इशारे से कहती है छुट्टी लो। मैंने कहा छुट्टी दे दीजिए आप, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत होगी मैं फिर आ जाऊंगी। तब डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दी और फिर मुझे छुट्टी करा के सीधा, कोई रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरे घर वालों को नहीं बुलाया, मेरे घर वालों को कॉल नहीं करी कि हम इसे जेल भेज रहे हैं, और भेज क्यों रहे हैं ये भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। सिर्फ मकान के कागज ही मांगते रहे बार बार, प्रॉपर तरीके से मकान के कागज दे दो। मैंने कहा मैं कागज तो दूंगी नहीं। फिर मेरे को कोर्ट लेके गए, कोर्ट में मेरे बयान हुए। जी कोर्ट में आपके 164 के बयान भी जेल जाने से पहले हुई? जी पहले ही हुए बयान। वो दोनों बात बताएं। हाँ ये मेरे बयान है, ये 164 के बयान है ये मेरे। जी जो मेरे बयान होने के बाद, ये मेरे बयान होने के बाद जी बताएं। 5 पन्नों के बयान है मेरे। जो मेरे साथ घटना घटी, जो भी घटना मेरे साथ घटी थी वो मैंने जज साहब को बताया। वहाँ पे लेडीज थी, उनको मैंने बताया जहाँ ये लोग मुझे ले गए थे बयान के लिए। अब मेरे 164 के बयान होने के बाद मुझे बताया नहीं गया कि मेरे को जेल भेजा जा रहा है, और मुझे जेल भेज दिया, सीधा जेल लेके गए। मैंने कहा ये कहाँ लाए हो? तो बोलती हैं ये जेल है और मत दो कागज मकान के कागज ना दो, इसलिए ये जेल है। जी। तो मुझे जेल भेज दिया गया और जेल में मैं 5 महीने रही। बताइए, एक पीड़िता जेल रहती है, दलित महिला जिसके साथ किडनैपिंग होती है, दुष्कर्म होता है, और आपने पूरी कहानी सुनी, और उन्हें फिर 5 महीने के लिए जेल भेजा जाता है। पुलिस का फोकस था जमीन के कागज दो, नहीं तो जेल भेज देंगे। है जी। ये मेरे मेडिकल पेपर है। जी। डिस्चार्ज पेपर है ये मेरे। पुलिस ने यहाँ पे भी कुछ बेईमानी करी थी, वो बताएं कृपया। जी, ये मेरे डिस्चार्ज पेपर है हॉस्पिटल के, जो मुझे पुलिस वाली लेडीज पुलिस लेके गई थी। ये मेरी MLC है।
जी। जो MLC है उसमें पूरी इंजरी वगैरह जो आपके साथ दुष्कर्म के दौरान, किडनैपिंग के दौरान जी। मारपीट वगैरह हुई है। जी जी जी, सब कुछ इसी में ही है। जी। और ये मेरे पेपर है, इसमें ये सेकंड नंबर पे आप देख लीजिए, 1 मिनट जी, ये सेकंड नंबर पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 18 तारीख की थोड़ा एडमिट। पेपर नीचे करें। ये देखिएगा मेरे पास में इसका मैंने फोटोग्राफ ले लिया। एक मिनट मेरे हाथ में दे दीजिए। ये देखिएगा डिस्चार्ज लिखा है, ऊपर देख लो हॉस्पिटल का नाम आ रहा है, ठीक है। और ये इनका सेकंड नंबर पे ये डिस्चार्ज लिखा हुआ है, ये रहा मार्किंग किया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये आप देखिए जी, ये मेरा डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से, मुझे लेडीज पुलिस लेके गई थी और एनजीओ वाले बन के और डिस्चार्ज करा के लेके गए जी। क्या आपकी मदद करेंगे जी। और जो मुझे डिस्चार्ज करा के ले गए, मैं वहाँ 4 दिन हॉस्पिटल में रही, सारा रिकॉर्ड है, कौन से पुलिस वाली मेरे पास रही, दिन में कौन रहा, रात में कौन रहा, शाम को कौन रहा, कौन से पुलिस वाले बाहर बैठे रहते थे, सारा रिकॉर्ड हॉस्पिटल का है। वहाँ पे हॉस्पिटल वालों के पास भी है, पुलिस वालों के पास भी है कि इसकी ड्यूटी किसकी लगी थी, किस टाइम पे लगी थी। जब मुझे ये डिस्चार्ज करा के ले जाते हैं, जेल भेज देते हैं, उसके बाद एक ये बताते हैं मेरी चार्जशीट में, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी चार्जशीट का एक पन्ना है। आपके खिलाफ जो पुलिस ने तैयार किया था मामला। जी जी, मेरी चार्जशीट का ये पन्ना है, इसमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल से भाग गई, हॉस्पिटल से भाग गई। पुलिस ने रिटर्न में जो है मामला दर्ज कर रखा है, जबकि ये सरासर झूठ है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं अभी है जी। और इसमें ये दिखाया गया है, ये इसमें बताया गया है कि हॉस्पिटल से पीड़िता भाग गई, फर्जी केस था, झूठा केस था, इसलिए पीड़िता भाग गई, जो कि मैंने आपको अभी अपने डिस्चार्ज पेपर दिखाए हैं। पुलिस ने मेरे साथ बहुत गलत करा है, नंदग्राम थाने वालों ने बहुत गलत करा है मेरे साथ। मैं बोलती रही, चिल्लाती रही, बताती रही बार बार अपनी घटना को, और मेरा डिस्चार्ज के बाद ये इन्होंने यहाँ लिखा है कि मुखबर के जरिए मेरठ रोड पे पकड़ी गई। ये सब गलत है। पुलिस ने एक फर्जी गाड़ी भी इसमें दिखाई है, मैंने इसको पढ़ा था, तो उसमें दिखाया है कि फर्जी गाड़ी पुलिस ने कोई दिखाई है, और वो व्यक्ति जो गाड़ी का मालिक है वो साफ इनकार कर रहा है कि नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा था। जी, इसमें मेरा अपहरण हुआ था, गाड़ी थी स्कॉर्पियो काले रंग की, जी जी, उसमें हरे रंग का पायदान था घास वाला, जिसमें मुझे पीछे से बिठाया गया था गाड़ी में, तो उसमें मेरे को पैर मेरे सिर पे रखा गया था, उस घास से मेरा सिर टकरा रहा था बहुत ज्यादा, उसमें जब आते समय भी मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, उस पायदान पे थी। मैं उनसे कहती रही कि गाड़ी स्कॉर्पियो है, वो गाड़ी स्कॉर्पियो उन्होंने कभी दिखाई ही नहीं, और फर्जी गाड़ी दिखा दी कोई और, रेड कलर की फर्जी गाड़ी दिखा दी कोई और, जिसे मैं जानती नहीं हूँ, उन लोगों को जेल भेज दिया। अच्छा, जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। इस तरह कहानी बिगाड़ी है। यूपी पुलिस की असली तस्वीर और ब्रीफ में जो न्यूज दिखाई है, वहाँ पे भी कई बार सच को कुछ बदल के दिखाया गया है। वो न्यूज विस्तार से, वो लिंक्स मेरे पास में मौजूद हैं। पीड़िता के पक्ष में तो दिखाया, लेकिन दिखाया कुछ तो कुछ है, पुलिस के फेवर में दिखा दिया, जो कि पुलिस की सच्चाई पीड़िता खुद आज बयान कर रही है सोशल मीडिया पर। तीसरी आजादी यूट्यूब चैनल पर आप इसे देखेंगे। जी, मैं आपको इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, जो कि अभी मेरे हिंदुस्तान में किसी भाई को, किसी बहन को, किसी पिता को नहीं पता। मैं इसमें आज एक नया खुलासा करती हूँ। जिस कारण मुझे जेल भेजा गया ना, वो एक इस आदमी के चक्कर में मुझे जेल भेजा गया कि ये मास्टरमाइंड है और इससे तुम्हारी दोस्ती है। ये मास्टरमाइंड 75% पागल है। इस पागल आदमी उन्हीं का ही रिश्तेदार है, अपराधियों का रिश्तेदार है। उन्हें पता है हमारा रिश्तेदार पागल है, तो उसको आगे कर दिया पुलिस से साठगांठ बना के। जी, ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जी ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। मैं इसको ले लेता हूँ जी, ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, देख लीजिएगा। जी, ये पागल व्यक्ति है जिसे मास्टरमाइंड बनाया केस में पुलिस ने।
यूनिक जी डिसेबिलिटी। जी। और मेरे केस में 2 लड़के और पकड़े गए जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। लेके पीड़िता को लेके ही पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ डाली जी। गाड़ी भी दिखा दी है जी। और वो गाड़ी पकड़ी भी गई है, दिखा भी दी गई है जी। साथ ही एक जो मेंटली डिस्टर्ब है वो व्यक्ति भी यहाँ पे दिखाया उन्होंने और उसको भी जेल भेजा है। जी। उसके साथ 2 लड़के और भेजे जेल में। हमें पता नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, और मेरे को जेल भेजने के बाद पता लगता है ये मेरे केस बार है। और दूसरी बात, जब मैं 5 महीने जेल में रह के आई, मेरे बच्चे माँ के लिए तड़पते रहे। 5 महीने। शायद आपने अपने बच्चे वो किडनैपिंग के दौरान और 5 महीने जेल में रहने के दौरान पहली बार छोड़े होंगे। जी। इतने लंबे समय। जी। तो एक माँ क्या होती है, एक माँ अच्छी तरह से समझ सकती है। आप भी माता पिता होंगे, दर्शकों मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि कितनी पीड़ा होती है। एक बच्चा मतलब कुछ घंटे के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता है और माता पिता को उसके बारे में कितना चिंतित हो जाते हैं। जरा कहीं गया है, थोड़ा लेट हो गया आने में, तो कितनी तकलीफ होती है। तो आप समझे एक माँ की त्रासदी क्या है। जी। जब मैं जेल गई, जेल से 5 महीने बाद मैं आई, मेरा बहन भाई कोई साथ नहीं दिया। कारण ये था, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे भाई को, मेरी बहन को थाने में 3 दिन रखा। कारण 3 से 4 दिन रखा। उन्हें भी अपराधी घोषित कर दिया पुलिस ने। उन्हें पूछताछ के लिए क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से आई है, ये क्या करने गई थी, ये सब बातों में ही उन्होंने 4 दिन मेरे बहन को गर्द बना दिया कि भाई को रखा, पाती ना बचे, आपको छुड़ा ना ले। जी। और इस दौरान जो 5 महीने जेल में रखा, शायद ये साजिश रही कि पुलिस अपराधियों से जा मिली और मकान पे फोकस था। जब पुलिस ने मुझे, मेरे बहन को और भाई को बंद कर दिया 3 दिन के लिए, वो कहीं आ नहीं पाए, जा नहीं पाए, मेरा कुछ देख नहीं पाए, मेरे को डर की वजह से कि उनको भी जेल ना भेज, उनको भी ना भेज दें। 5 महीने मेरे बच्चे, मेरे क्या है, वो आप लोगों के बच्चे हैं, मेरे बच्चे अलग रहे। एक किराए के कमरे में 3 बच्चे, न खाने को न पीने को, कौन लाएगा कमा के, कौन करेगा, कौन कपड़े धोएगा, कौन खाना बना के लाएगा, मेरे बच्चे अकेले रहे। और मैं बार बार रो रो के कहती रही कि मेरे को छोड़ दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अब मेरे को छोड़ दो। लेकिन नहीं, मुझे छोड़ा गया। 5 महीने बाद मेरी बेल हुई, जो कि मेरे मिलने वाले भाई बंधुओं ने कराई। किस ऑर्डर पे, किस जज के ऑर्डर पे आप जेल पहुंची? मुझे तो यही नहीं पता कि मुझे, आपका 8 बजे का टाइम बता रही हैं आप, जब आपके 164 के बयान होते हैं। जी जी। तो क्या 164 के बयान जीत जज के सामने उसने जेल भेजा? नहीं, मेरे को तो जो पुलिस वाले लेने आए थे उन्होंने 164 के बयान कोर्ट में कराए। और कोर्ट में कराने के बाद जाते जाते एक रास्ते में मेरे को कहते हैं कि ये साहब है और इनसे तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस बैठी रहो आराम से। तो मैं वैसी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी मेरी, और वैसी मैं डरी हुई थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने मुझसे पूछा ठीक हो, मैं कुछ नहीं बोली, बोले ये है लड़की, और दिखा के सीधा मुझे जेल छोड़ दिया। बस इतना ही हुआ? बस। आमना सामना वो जज थे या कौन थे वो मुझे नहीं पता, वो जज थे कि नहीं थे, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, पुलिस ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। निर्भया कांड 2 आप देख रहे हैं और पहले न्यूज ब्रीफ में दिखाया जा चुका है। 2-2, 4-4 मिनट की वो लोग न्यूज बनाते हैं, दिखा देते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बेसिक्स क्या है आज आपके सामने आ रहा है। जब मुझे जेल भेज दिया, वहाँ से आने के बाद बेल हुई मेरी। अब बेल में मेरे पास ये ऑर्डर आए हैं। वो एक बताएं जो मास्टरमाइंड बता रहे हैं। जी, इसमें एक मास्टरमाइंड है, कोई जो डिसेबल पर्सन। जी, जब कोर्ट ने सबूत देखे, सारे बयान देखे, गवाह देखे, कागज देखे, सब कुछ देखा, तो 2000 से उस पागल व्यक्ति का इलाज चल रहा है, आज से 24 साल पहले से। जी जी। वो कोई आज 1-2 महीने का पागल नहीं है, 1-2 साल का पागल नहीं, 24 साल से पागल है, जो कि 75% है। जी। ये कोर्ट ने कहा है कि पागल व्यक्ति किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते। इस पागल व्यक्ति को कोर्ट ने बोल दिया है कि इसकी कोई मान्यता नहीं है। खैर, इस पे फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे पास में इसके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, वो मुझे शेयर करो। जी जी जी।
आगे ये कोर्ट के ऑर्डर आप देख ही रहे हैं। उसमें निरस्त किया गया उस आदमी को जी। कुछ भी अंजाम नहीं दे सकता किसी। हाँ, निरस्त कर दिया उसको। अब जो मेरे मुजरिम है, मैं ये चाहती हूँ, कोर्ट के ऑर्डर है जी जी, यहाँ पे जज साहब ने ये ऑर्डर दे रखे हैं कि इसमें पुण्य वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी उनको ढूंढे, अपराधियों को पकड़े। अपराधी फरार हैं, सारे अपराधी फरार हैं। आपको उनसे जान का खतरा है? मुझे उनसे 4 बार खतरा हो चुका है। जब से मैं जेल से आई हूँ मेरे साथ 4 घटना हो चुकी है। कितने महीने पहले आप जेल से आई हैं? मैं जेल से आई हूँ 8 महीने पहले। जी, 8-9 महीने पहले मैं जेल से आई हूँ और मेरे साथ 4 घटना हो चुकी हैं। बड़ी जो 4 घटना हुई है ये भी कुछ इस तरह की थी जो पहली हुई है? ऐसा तब मैं कोर्ट से आ रही थी तो पीछे से गाड़ी आती है एक, और सीधा एकदम रिक्शे वाले को, मैं बैठी थी उसमें, उड़ा दिया और गाड़ी सीधा निकल गई। अब मेरे भी चोट आई, उसके भी चोट आई। अच्छा। अब मैंने बोला 100 नंबर कॉल करते हैं, वो बोले लगते रिक्शे वाले के भाई नहीं, पुलिस वाले बहुत लंबा राड़ा करते हैं, बिठा लेते हैं और मेरे को बिठाएंगे। हाँ, अपराधी फरार हो गया है, तो वही मैं नहीं करता। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रोड पे रुकूंगी तो हो सकता है दूसरा हादसा हो जाए, तो मैं अपने घर चली गई। डर बैठ गया। दर्द हो चुके थे जी जी, सॉरी, दहशत से इतना डर चुके थे जी, माहौल दहशतगर्द बनाया गया जी। मैं बहुत डरी भी हूँ, बहुत सहमी भी हूँ। अब मैं कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, मैं अब सभी भाइयों से, अपने हिंदू दल से, अपने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सबसे मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे जो मुजरिम है, जो खुले घूम रहे हैं, उन्हें आप जेल में भेजिए जी। ये जनता से, सरकार से ईमानदारी से अपील है कि कोर्ट में इसमें ऑर्डर भी हो चुका है अपराधियों के खिलाफ, और जो व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया गया केस का वो मेंटली डिसेबल है, यानी वो व्यक्ति कोई भी काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे सकता, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। 24 साल से उसका इलाज चल रहा है, जिसके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे दिखाए मैंने आपको कई बार केस में स्क्रीन पर, और ये देखिएगा, ये डिसेबल सर्टिफिकेट है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से मतलब ये फर्जीवाड़ा खेला पुलिस ने। शायद पुलिस में के दिमाग में ये लालच आ गया कि गरीब कमजोर महिला इसके साथ इतना कुछ हो चुका है और ये दलित समाज से कहाँ जाएगी और कौन सुनेगा। पुलिस ही किंग बन गई है और पुलिस के पास ही पावर है, तो पुलिस ने इसमें जम के खेल डाला। यूपी पुलिस का ये दहशतगर्दी आपको दिखाई गई है। साथ ही महिला दिल्ली की रहने वाली है जी, यूपी में अपने भाई के यहाँ गई थी, वहीं कहीं कांड। क्या ये जो ज्वेलरी वगैरह जो उस वक्त आपके पास थी, जो कुछ महिलाएं, आज मैंने बताया 2 महिलाएं आई थी, समीना और छोटी नाम की, और उन लोग आपकी घटना स्थल से ज्वेलरी खोल के ले गई। क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि थोड़ा सा बताइए, लास्ट रह गया कि उन्होंने वहाँ से आपकी ज्वेलरी खोली तो कुछ उस समय आपके साथ मारपीट की जा चुकी थी? जी, मारपीट करी थी। वो जन्मदिन में जो आप गए थे भैया के बच्चे के, तो वहाँ किया, खाना पीना खाया, बनाया, खाया, खा पी के हम टाइम से निकल आए। जी 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 जी, सही। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसमें जो मास्टरमाइंड है वो उन्हीं का ही रिश्तेदार है। और जब मेरी बेल हुई तो उनकी तरफ से वकील खड़े थे, दूसरों की लड़कों की बेल हुई उनकी तरफ से भी वकील खड़े थे। जब उस मास्टरमाइंड की बेल हुई तो वकील नहीं खड़ा था। वकील तब नहीं था? तब नहीं था। आपकी बेल पे टाइम पे वकील था? कि वकील खड़े हुए थे उनकी तरफ से। जी। अच्छा, एक चीज और, अच्छा ये वकील भी अपराधियों ने खड़े करे थे? जी। जो लोग जेल गए थे आपके साथ में, और जो आपका वकील था वो तो आप ही का था? जी। खैर, तो ये बड़ी मतलब ट्रेजेडी रही, बड़ा पेनफुल मैटर रहा कि एक पीड़िता ही जेल चली जाती है और सब तरह की उसको फिजिकल इंजरी होती है, एक्सटर्नल इंटरनल तमाम किस्म की। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी जबरन कराया जाता है पुलिस द्वारा, एनजीओ वाला बन करके। तो देखिएगा किस तरीके से क्राइम पनप रहा है यूपी पुलिस में कि पूरा लगभग, मैं शब्द बोलना नहीं चाहता, बड़ा गंदा लगता है बोलने में, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ेगा पब्लिक रिव्यू के लिए कि पूरा गुंडा राज, वर्दी वाले गुंडों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। शायद 3 महिला पुलिस वाली थी जी, और 2 वर्दी में थी, एक सिंपल थी। अपने साइन करके मुझे हॉस्पिटल से लेके गई डिस्चार्ज करा के। हाँ, और उसके बाद ही जेल भेज दी। उसके बाद जेल। और जो मेल पुलिसकर्मी थे वो कितने थे?
वो अलग एक गाड़ी में थे, बड़ी गाड़ी में 5 जने थे। 5 जने पुलिस वाले थे एक गाड़ी में, और 3 पुलिस मेरे साथ थी अलग गाड़ी में। तो इस प्रकार से ये पुलिस वाले मेरी नज़र में तो पूर्णतः दोषी हैं, और मैं तो चाहता हूं कि पुलिस वालों के खिलाफ भी लीगल एक्शन होना चाहिए, और मुख्य अपराधियों के खिलाफ तो लीगल एक्शन हर हाल में होना चाहिए। वो पीड़िता बता रही है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, उसको जान का खतरा है, और कई बार कोशिश हो चुकी है जब से वो जेल से आई। कभी भी कोई बड़ी घटना का अंजाम दे सकते हैं अपराधी, इसलिए अलर्ट रहें, कोशिश करें कि महिला को सुरक्षा मिले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से इस इलेक्ट्रॉनिक लेख का जिक्र किया जाता है, उनसे अपील की जाती है कि आप इस अपील के जरिए कृपया मामले का संज्ञान लीजिए, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करवाइए। अब तो कोर्ट से भी ऑर्डर हो चुके हैं। सिस्टर, आप एक बार कोर्ट के ऑर्डर एक बार दोबारा दिखा दीजिए। ये देखिएगा, मैं ब्रीफ में आपको दिखा दूं जी। पलटी, ये देखिएगा, अब एक पेज हो रहा है। हाँ, ये देखिएगा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी आज़ादी पे देख रहे हैं आप पूरी न्यूज़, और वायरल कीजिए, मदद कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कोई इस तरह की घटना कभी पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में दोबारा नहीं घटनी चाहिए। और मैं अपने सभी बहनों और भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे हिंदू दल के भाई हैं, बजरंग दल है, सेना है, जो भी है, मेरे सभी भाइयों और बहनों, मेरी हेल्प करो। ये इस केस को ऐसा दबाया जा रहा है, ऐसा दबाया जा रहा है। आपकी बहन को मौत के मुंह से जब मैं निकल के आई हूँ, तो आप भी मेरा सहारा बनो, बस आप ही लोग मेरे हो। और इनको जेल जाने के बाद आप जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट करो। और हो सके तो सिर्फ मैं कुछ नहीं चाहती किसी से भी, मैं सभी अपने हिंदुस्तान के भाइयों से, बहनों से ये चाहती हूँ, 1 रुपए से, सिर्फ 1 रुपए से मेरे को प्लेस करें कि दीदी हम आपके साथ हैं जी। सिर्फ 1 रुपए से मुझे पता लगेगा मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जी। जी, पूरा कीजिए। बस मेरा यही कहना है कि मेरा साथ दीजिए। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, और इन्हें मुजरिमों को जेल भेजा जाए जल्द से जल्द। दूसरा, देखिए, हम मुस्लिम समाज के साथ में भी मिलकर काम करते हैं। दलित मुस्लिम एकता मंच भी हमने चलाया है कई साल लगातार, और अभी भी दोबारा फिर से कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ में मिलकर फिर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस अपराध में ऐसा नहीं है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने अपराध किया है तो उसमें मुस्लिम समुदाय उनकी रक्षा चाहेगा, सुरक्षा चाहेगा। मुस्लिम समाज भी आपके साथ है जी। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम समुदाय आपका साथ नहीं देगा जी, कि उनमें इंसानियत खत्म हो गई है, उनमें इंसानियत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान पाक के अनुसार उनमें बहुत दीन ईमान होता है, बहुत ज्यादा इसमें मान्यता होती है। उन्हें शुरू से ही बचपन से मदरसे में शिक्षा दी जाती है दीन ईमान की, और कि वो बात ना करें। मैं सिर्फ ये इतना जानती हूँ, मेरे हिंदुस्तान में जितने भी मेरे बहन भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी हैं, सब मिलके मेरी हेल्प करें और गुनहगारों को सजा दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और आपके साथ जो बीता है उसके लिए हमें बहुत दुख है। बहुत बार मैं भी सिहर गया आपकी कहानी। जी, धन्यवाद।